वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की क्लास में हम नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय से संबंधित 50 एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ सोल्व करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर ज्ञात करने का इनमें से फॉर्मूला कौन सा है। तो देखिए, जीएनपी सकल राष्ट्रीय जब हमको निकालना है, अगर हमारे पास में जीडीपी दे रखा है, जीडीपी मार्केट प्राइस, अगर इसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है उसको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीएनपी मार्केट प्राइस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी। डोमेस्टिक और नेशनल, ये आपका घरेलू है और ये आपका राष्ट्रीय है। दोनों में डिफरेंस किसका होता है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। अगर डोमेस्टिक में आप NFI को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नेशनल, राष्ट्रीय आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड, NDP मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर अगर निकालना है तो जब हमारे पास में ग्रोस दे रखा हो, सकल अगर दे रखा हो, उसमें से हम क्या करेंगे, गिसावट डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो जीडीपी मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एनएनपी मार्केट प्राइस, नेट नेशनल मार्केट प्राइस अगर हमको निकालना है, हमारे पास में जीएनपी, एनडीपी या एनएनपी अगर इनमें से कुछ दे रखा है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, जीएनपी मार्केट प्राइस से अगर निकालना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो आपका वो बिल्कुल सही है। और एनडीपी मार्केट प्राइस सेकंड आपका बी में क्या दे रखा है, एनडीपी मार्केट प्राइस में एनएफआईए को अगर प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, ये एनएनपी मार्केट प्राइस बन जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये भी सही है आपका। और तीसरा दे रखा है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, इसमें अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दोगे तो ये भी आपका एनएनपीएमपी बन जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, एनएनपीएमपी जो है इन तीनों फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर अगर निकालना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है, तो जीडीपी मार्केट प्राइस में से हम क्या करेंगे, एनआईटी, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, मार्केट प्राइस में क्या होता है, बाजार कीमत पर जो टैक्स होते हैं वो जुड़े होते हैं, और अगर हम टैक्स को माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस में से तो क्या बन जाएगा, वो फैक्टर कॉस्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में से हम क्या करेंगे, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको माइनस करते हैं और सब्सिडी को क्या करेंगे, प्लस। और सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो जीडीपी मार्केट प्राइस में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एनआईटी को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, हिंदी में शुद्ध घरेलू उत्पाद अगर हमको निकालना है तो शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो जीडीपी है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, जीडीपी माइनस घिसावट व्यय या मूल्यह्रास जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जीडीपी एफसी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रोस जो है वो बन जाएगा नेट। ठीक है, जो सकल है वो शुद्ध में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को माइनस करेंगे। नेक्स्ट है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है आपको फैक्टर कॉस्ट पे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे,
जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, बिल्कुल सही है। फिर आपका एनएनपी मार्केट प्राइस में सब्सिडी को प्लस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे, इससे भी आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका एनडीपी मार्केट प्राइस में अगर हम एनएफआईए विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आए हैं उसको जोड़ देंगे, तो एनडीपी डोमेस्टिक है, घरेलू है, इसमें विदेशों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय बन जाएगा, एनएनपी बन जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपके दो ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं, ठीक है, पहला और दूसरा। अगर यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट होता तो ये ऑप्शन भी सही होता और आपका आंसर क्या हो जाता, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाते। तो इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। निम्न में से राष्ट्रीय आय को मापने की विधि कौन सी है। आय विधि इनकम मेथड है, उत्पादन विधि प्रोडक्ट मेथड है, व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड भी होती हैं। उपरोक्त सभी सही है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट है, Why are intermediate goods not included in the national income while measuring national income? राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्यों शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में। दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, टू अवॉइड डबल अकाउंटिंग प्रॉब्लम, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम में अगर हम पॉपुलेशन का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इससे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पे क्या आएगा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इज नोन एज। राष्ट्रीय आय की गणना अगर बाजार कीमतों पे की जाती है तो इसको क्या कहा जाएगा, मनी इनकम, मौद्रिक आय कहा जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। और अगर राष्ट्रीय आय की गणना कांस्टेंट प्राइस जो बेस ईयर होता है उस पे की जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, रियल इनकम कहते हैं। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, राष्ट्रीय आय की जो लेखांकन है अगर स्थिर कीमतों पे की जाती है, मतलब किसी बेस ईयर की प्राइस पे की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल इनकम कहेंगे हिंदी में, जिसको क्या कहा जाता है, वास्तविक आय। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। रियल इनकम कौन सी होगी, कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट की जाए, और अगर करंट ईयर की प्राइस ली जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, मनी इनकम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएनपी मेजरमेंट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने में इनमें से कौन से आइटम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, वित्तीय लेन देन, जैसे कि शेयर और बॉन्ड बॉन्ड जो होते हैं उनकी खरीद की जा रही है। ट्रांसफर ऑफ यूज गुड्स, जो यूज्ड मतलब हो गया आपका जो जिन वस्तुओं का प्रयोग किया गया या पुरानी वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका अगर लेन देन होता है। और इलीगल एक्टिविटीज होती है, गैर कानूनी क्रियाएं जो होती हैं, तो इनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा किसी को भी, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी जैसे उपभोक्ता का व्यवहार हो गया, उत्पादक का व्यवहार हो गया, इसका जो अध्ययन है, स्टडी, वो किस में करेंगे हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो किसका अध्ययन करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था में रोजगार के जो अवसर होते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। बाकी जो सप्लाई ऑफ कमोडिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस ऑफ गुड है, इसकी स्टडी हम किस में करेंगे, माइक्रो में, ठीक है। बाकी ये सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित हैं।
नेक्स्ट है जनरल प्राइस लेवल इज स्टडी, जो सामान्य कीमत स्तर होता है उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, रोजगार का जो सिद्धांत होता है उसका संबंध किससे होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, समष्टि अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, पूंजी स्टॉक में वृद्धि को क्या कहा जाता है, पूंजी स्टॉक में जो वृद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट, निवेश कहा जाता है, या पूंजी निर्माण कह सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कहा जा सकता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो अगर इंक्रीज होता है तो ये किसको बताएगा, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण को दर्शाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है, जिस क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं। स्टॉक क्या होता है, जिस मात्रा को हम समय के एक निश्चित बिंदु पे माप सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, वेल्थ, धन जो होता है वो एक तरह से क्या है, स्टॉक है। बाकी आपका जैसे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट की जो गणना है वो एक महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से होती है। एक्सपोर्ट जो होता है, और सेविंग जो होती है, सेविंग भी आपकी जैसे महीने की हो सकती है या पूरे साल भर की हो सकती है। तो ये सारे एक तरह से क्या है, फ्लो कंसेप्ट में आएगा। सेविंग और प्रॉफिट क्या है, फ्लो कंसेप्ट है, जबकि वेल्थ आपका क्या हो गया, स्टॉक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो, आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है उसमें किसको लिया जाता है, तो सर्कुलर फ्लो, जो चक्रीय उसमें रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों को लिया जाता है, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों को सम्मिलित किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। रियल फ्लो का मतलब क्या हो गया, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जो भी एक्चुअल में क्या फ्लो हो रहा है, जैसे कि जो हाउस होल्ड है, घरेलू क्षेत्र है, वो क्या करता है, अपनी साधन सेवाएं, फैक्टर सर्विस देता है किसको, फर्मों को। तो ये क्या है, रियल फ्लो है। जो फर्म होती हैं वो कंज्यूमर, उपभोक्ताओं के लिए क्या करती हैं, वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं, गुड्स। तो ये भी एक तरह से क्या है, रियल फ्लो। जबकि मनी फ्लो का मतलब क्या हो गया, लोग अगर वस्तुएं खरीदते हैं तो बदले में पैसा देंगे, उनका जो उपभोग व्यय होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो क्या हो गया, मनी फ्लो हो गया। लोग काम करेंगे, बदले में उनको सैलरी मिलेगी, रेंट मिलेगा, ये एक तरह से क्या है, मनी फ्लो होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक, स्टॉक में इनमें से किसको सम्मिलित किया जाएगा। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, जिसे हम समय के एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की जो मात्रा होती है वो भी स्टॉक है। वेल्थ, धन जो है वो भी स्टॉक होता है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड इन वेयर हाउस, गोदाम में जो गेहूं भरा हुआ है, ये एक तरह से स्टॉक को दर्शाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए विच वन इज इंक्लूडेड इन फ्लो, ठीक है, इनमें से किसको प्रवाह में सम्मिलित किया जाएगा। और प्रवाह क्या होता है, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम, एक समयावधि में मापते हैं। समयावधि का मतलब महीना हो सकता है, मंथ, ईयर हो सकता है। तो यहाँ पे आपका कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, इनकम है, उपभोग, निवेश, आय, ये सब क्या है, प्रवाह है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह क्या होता है, तो आपका ये हो जाएगा फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, ये एक तरह से क्या है, वास्तविक प्रवाह है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय फैमिलीज टू अ फर्म, ठीक है, फैमिलीज का मतलब क्या हो गया, जो डोमेस्टिक सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, घरेलू क्षेत्र या जो पारिवारिक क्षेत्र होता है, वो फर्मों के लिए क्या करता है, जो फैक्टर होते हैं वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फैक्टर सर्विस, साधन सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे कि भूमि, लैंड हो गया, श्रम, लेबर हो गया, पूंजी और
एंटरप्राइजेज जो हैं ये एक तरह से किस में आते हैं, ये सारी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराता है कौन, हाउस होल्ड सेक्टर फर्मों को। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज इंक्लूडेड इन 3 सेक्टर मॉडल। त्रिक्षेत्रीय जो मॉडल होता है, 3 क्षेत्र जिसमें हम लेते हैं, 3 क्षेत्रों की जब हम बात करें, देखो 2 क्षेत्र 2 सेक्टर में तो हम क्या लेते हैं, हाउस होल्ड और दूसरा आपका हो गया फर्म। 3 सेक्टर में हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट को ले लेते हैं। मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो पारिवारिक क्षेत्र या घरेलू क्षेत्रों को लिया जाता है सबसे पहले एक, तो दूसरा आपका हो गया फर्म हो गई या उत्पादक हम कह सकते हैं, और तीसरा होता है सरकार। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट, सरकार, हाउस होल्ड, पारिवारिक क्षेत्र और बिजनेस जो फर्म होती है, इन तीनों को हम 3 सेक्टर मॉडल में लेंगे। नेक्स्ट है, विच वन इज इंक्लूडेड इन द 4 सेक्टर मॉडल। 4 सेक्टर मॉडल में आपका क्या आ जाएगा, 3 सेक्टर अभी हमने देखे थे, चौथा जो फॉरेन सेक्टर होता है उसको भी हम इंक्लूड कर देंगे। तो फैमिली या जिसको हम हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं, फर्म हो गया आपका, फॉरेन सेक्टर हो गया और गवर्नमेंट हो गई। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, which is the equilibrium condition of circular flow in the model। तो यहां पे देखिए जो इनकम होता है उसमें हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम को हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स। प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या आ जाएगा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसको लेते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फॉर ए 4 सेक्टर और ओपन इकोनॉमी द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज। ठीक है, 4 सेक्टर मॉडल जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, 4 सेक्टर को लेते हैं और इक्विलिब्रियम के क्या जरूरी है कि जो एग्रीगेट आउटपुट है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होना चाहिए। टोटल लीकेजेस जो होते हैं वो टोटल इंजेक्शन के भी इक्वल होता है, और सेविंग टैक्सेस प्लस इंपोर्ट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स के इक्वल होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लेना, फिर भी कोई मिस्टेक होती है मैं उसको चेक कर लूंगा जल्दी जल्दी में। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपका आंसर जो है वो गलत हो जाए, या तो बाद में इसको मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन टेरिटरी सेक्टर। जो तृतीय क्षेत्र होता है उसमें हम किस को सम्मिलित करते हैं, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन या एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर में हम इनमें से किसको लेंगे, कम्युनिकेशन, जो संचार सेवाएं होती हैं वो किस में आएगी, आपकी टर्सरी सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में आएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लो। इनमें से कौन सा प्रवाह नहीं है। ठीक है, प्रवाह का मतलब क्या हो गया, जिसको हम समयावधि में नहीं मापते हैं। तो इनकम, इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन ये तीनों क्या है, फ्लो। जबकि कैपिटल एक तरह से क्या है, स्टॉक कंसेप्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है, द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स ऑफ ए कंट्री इन ईयर। ठीक है, एक वर्ष की अवधि में देश में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी मार्केट प्राइस को हम क्या कहेंगे, जीडीपी मार्केट प्राइस। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे क्या होता है, एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं का जो भी उत्पादन किया गया है उनका बाजार मूल्य। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है। जीएनपी इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। गलत है,
क्योंकि जीडीपी में जो डेप्रिसिएशन है, घिसावट है, वो पहले से ही ऐड होता है, जुड़ा होता है। एनएनपी जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन, तो ये भी गलत है, क्योंकि जी लिखा हुआ है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन घिसावट उसमें से पहले से ही जुड़ा हुआ है। फिर है तीसरा एनएनपी, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एनएनपी कैसे निकालोगे, जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, और एनएनपी माइनस डेप्रिसिएशन मतलब एन नेट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन को माइनस किया हुआ है, और वापस माइनस आपको नहीं करना है, मतलब ये तीन ऑप्शन आपके गलत है। करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जीएनपी मार्केट प्राइस जो होता है वो इनमें से किसके इक्वल है, जीएनपी मार्केट प्राइस। तो देखिए ऑप्शन अगर हम देखें, जीएनपी ग्रोस नेशनल अगर हमको निकालना है, तो जो डोमेस्टिक होता है आपका घरेलू, उसमें हम क्या करेंगे, विदेशों से प्राप्त जो आय हैं उसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, डोमेस्टिक, तो ये आपका हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, जीएनपी निकालना है और आपके पास में क्या दिया हुआ है, जीडीपी। तो डोमेस्टिक में हमने क्या किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे। नेक्स्ट है एनएनपी मार्केट प्राइस किसके इक्वल है इनमें से, तो एनएनपी मार्केट प्राइस जो जीएनपी मार्केट प्राइस है उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन, जो घिसावट व्यय होता है वो किसमें सम्मिलित होता है, तो इनमें से ऑप्शन आपका ए, जो ग्रोस है। ठीक है, ग्रोस का मतलब सकल हिंदी में, और ग्रोस या सकल क्या होता है, जिसमें डेप्रिसिएशन घिसावट जुड़ा होता है। नेक्स्ट है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट जो है वो किसके इक्वल हैं, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में जीएनपी मार्केट प्राइस में से अगर इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करके सब्सिडी को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये जीएनपी फैक्टर कॉस्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, जबकि हमको क्या चाहिए, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ पे एनडीपी मार्केट प्राइस में से अगर सब्सिडी को माइनस करेंगे तब भी नहीं आएगा, एनडीपी मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन इससे भी नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए जो इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सा होना चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन फर्स्ट में एनडीपी मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को क्या कहा जाता है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को कहा जाता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में इनमें से किसको लिया जाएगा, तो इनकम मेथड, आय विधि से अगर हमको राष्ट्रीय आय निकालनी है तो इनकम मेथड आय विधि में हम क्या करेंगे, उत्पादन के जो साधन है फैक्टर, उनको जो सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती हैं, प्लस आपका रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इन सभी को हम जोड़ेंगे, लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ, इन सभी को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो स्थिर पूंजी का उपभोग होता है, स्थिर पूंजी का उपभोग, इसको क्या कहा जाएगा, डेप्रिसिएशन कहा जाएगा, या घिसावट व्यय कहते हैं इसको हम। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहा जाता है, घिसावट, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट,
डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या हो गया, प्रयोज्य आय हम कह सकते हैं, जितनी आय प्रयोग की जा सकती हैं। तो जो पर्सनल इनकम है उसमें से डायरेक्ट टैक्स को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। जो व्यक्तिगत आय है उसमें से प्रत्यक्ष करों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, if for a country net factor income from abroad is negative, NFIA, ठीक है। ये आपका क्या है, नेगेटिव है, माइनस में है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो जीडीपी है वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, जीएनपी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो सकल घरेलू उत्पाद हैं वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए जीएनपी हम कैसे निकालते हैं, जीएनपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो जीडीपी है उसमें हम प्लस करते हैं, क्या प्लस करते हैं, एनएफआईए। अब देखो जीडीपी माना कि 100 है और एनएफआई जो माइनस में माना कि कितना है, 20 है, माइनस का 20 है। तो 100 में से -20 करोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जीएनपी है वो तो कितना है, 80, और जीडीपी कितना है, 100। मतलब एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय अगर ऋणात्मक होगी तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ज्यादा होगा जीएनपी से, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से ज्यादा होगा सकल घरेलू उत्पाद। अगला देखते हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इकोनॉमी ओवर ए ईयर इज कॉल्ड, ठीक है। एक वर्ष की अवधि में देश में जो अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसको क्या कहा जाएगा, जीडीपी, मार्केट जीडीपी कहा जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच मेथड इज एडोप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को गणना करने के लिए आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि तीनों को लिया जाता है। नेक्स्ट, विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमी, ठीक है। अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को लिया जाता है, प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र को लिया जाता है, सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र को भी लिया जाता है, तृतीयक टर्शियरी सेक्टर को भी लिया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which of the following is not included in the calculation of gross national product, ठीक है। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हैं उसकी गणना करने के लिए इनमें से किसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो परचेज एंड सेल ऑफ ऑल कमोडिटीज, जो पुरानी वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको खरीद और बेचने पर जो व्यय किया जाएगा उसको नहीं लिया जाएगा। मध्यवर्ती वस्तुएं जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है उनको भी नहीं लिया जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट है, which one of the following services are included in the secondary sector, इनमें से किसको सेकेंडरी सेक्टर में लिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन आपका बी। विनिर्माण जो है वो किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में। बाकी आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड जो है वो किस में आएगा, टर्शरी सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में आएगा ये। नेक्स्ट है, विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में इनमें से किसको सम्मिलित किया जाएगा, भूमि को, वनों को, खनन को, माइनिंग को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट, टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वन टाइम विल कैलकुलेट नेशनल इनकम इज कॉल्ड, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना में जब वस्तु एवं सेवाओं का जो मूल्य है अगर वो एक से अधिक बार शामिल हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, डबल काउंटिंग, दोहरी गणना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच वन इज कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट, इनमें से लाभ के घटक कौन कौन से हैं, तो लाभ में एक आपका आ जाता है डिविडेंड,
लाभांश आ जाता है, बिल्कुल सही है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ होता है, वो भी लाभ का एक घटक है। और कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, जो निगम लाभ कर होते हैं, वो भी सम्मिलित होता है। तीनों प्रॉफिट लाभ के घटक हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना में किसको सम्मिलित किया जाएगा? ट्रांसफर अर्निंग्स, जो हस्तांतरण आय होती है, उसको सम्मिलित नहीं करेंगे। फिर सेल प्रोसीड ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स को भी सम्मिलित नहीं करेंगे। ब्लैक मनी, जो काला धन होता है, उसको भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय की गणना में किसी को भी सम्मिलित नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विच वन इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना में इनमें से किसको सम्मिलित किया जाएगा? न्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नई जो अंतिम वस्तुएं सेवाएं, उसका मूल्य सम्मिलित किया जाएगा। या फिर अर्न इनकम ऑफ नेशनल कंपनीज इन अब्रॉड, विदेशों में जो भारतीय कंपनियां हैं उनकी जो आय होती हैं उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। सी ऑप्शन आपका, एक्सपेंसेस मेड बाय फॉरेन टूरिस्ट इन द कंट्री, जो विदेशी पर्यटक हैं वो भारत में जो खर्चा करते हैं। या फिर ऑप्शन आपका डी, सभी को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना में इनमें से किसको सम्मिलित किया जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।